दिस इज मोनिका दवे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंसेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम थ्योरी था, उस थ्योरी के अंदर हमने 5 किंगडम को देखा जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट एनिमेलिया। तो हमने वहां पे कुछ सेल के नाम देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो मोनेरा में होती है, यूकैरियोटिक सेल बाकी जितने भी 4 किंगडम है उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल के बने ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में, उनके कंपोजिशन में क्या क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोकैरियोटिक सेल को। मैंने यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज को सेंटर में रखा है और जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड में, कि ऐसे जो ऑर्गेनेल्स जो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनेल्स नहीं है, और ऐसे ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है तो उनको मैंने साइड में नोट किया है। हम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रक्चर को। आउटर जो उसका फॉर्म है उसमें जो सबसे बाहर से शुरू करेंगे, सबसे बाहर से अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले जो आती है वो है सेल वॉल। सेल वॉल दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एक हम कह सकते हैं सेफ्टी के लिए कोटिंग है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती है आप उसको एक एग्जांपल लेके समझिए। जीवाणु जितने भी हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल है। अब जीवाणु जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में ज्यादातर रहते हैं। ज्यादातर जीवाणु जितने भी हैं सब क्या रहते हैं, सिंगल फॉर्म में रहते हैं, यानी एक यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं, एकल कोशिकीय अवस्था में रहते हैं। जब ये एकल कोशिकीय अवस्था में रहते हैं तो इन्हें किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उस सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ एक कोटिंग का होना जरूरी है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें भी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल के वापस आगे, क्योंकि यूकैरियोटिक एक बहुत सारे डिफरेंसेस को लेकर चलती है, तो हम यूकैरियोटिक सेल को भी आगे डिफरेंस के तौर पे स्टडी करेंगे। प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, एनिमल सेल के बहुत सारे फीचर्स अलग हैं और प्लांट सेल के बहुत सारे फीचर्स अलग हैं। तो वहां पर लेकिन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि हाँ इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। प्लांट सेल में प्रेजेंट है, सेलुलोज की बनी हुई है। तो मैंने बात करी सेल वॉल की, दोनों में ही प्रेजेंट होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल जो होती हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी कि एमिनो एसिड, न्यूमेरिक एमिनो एसिड आप कह दो, न्यूमेरिक एमिनो एसिड जो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, या फिर कह दो न्यूमेरिक एमिनो एसिड्स की बनी होती है। तो क्वेश्चन आ जाए एमिनो एसिड की सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। पेप्टिडोग्लाइकॉन की सेल वॉल बनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक नहीं देकर इसका एग्जाम्पल सीधे बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है। आपको पूछ ले बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल को अपने दिमाग में सेट करके चलिए कि मुझे जब भी प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बैक्टीरिया को अपने दिमाग में लाइए कि हाँ इसके बारे में मुझे आंसर देना है। और जब भी यूकैरियोटिक सेल की बात पूछी जाए तब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के ही एग्जाम्पल को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि सेल वॉल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। इसके बहुत सारे डिफरेंस टाइप है, फंजाई की मैं बता दूं तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये तो सेल वॉल की बात हो गई। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। अब आप सेल वॉल से जो इनर साइड में आएंगे तब आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कॉमन स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ मोटाई में डिफरेंस हो सकता है, मोटाई में डिफरेंस होता भी है, ठीक है। लेकिन इनके जो कंपोजिशन है, जैसे कि प्रोटीन है, अंदर लिपिड है, प्रोटीन और लिपिड मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, कोशिका झिल्ली बनाते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है वो बनी हुई किसकी है, तो कोशिका झिल्ली बनी हुई है अपने प्रोटीन और लिपिड की, दोनों में कॉमन है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। फिर आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम एक प्रकार की प्रोटीन फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, कोशिका के अंदर जहाँ पे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम एक प्रकार के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं
जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे तो वहां पे सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डील करेंगे। यहाँ पे आप समझिए कि राइबोसोम एक प्रकार की छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये ग्रेन्यूल्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, एक होते हैं 70S टाइप और एक होते हैं 80S टाइप। दोनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। जो ये 70S टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। फिर आता है साइटोप्लाज्मा, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये तो सिमिलरिटीज हो गई, क्या क्या सिमिलरिटी थी। अब डिफरेंसेस क्या क्या है उसको देखते हैं। डिफरेंस है, यहाँ पे फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स की भी ऐसी कई सिंगल सेलुलर फॉर्म्स होती है जहाँ पे फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लेजिला का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। इनमें जो फ्लेजिला होता है उसका अरेंजमेंट 9+2 का होता है। फ्लेजिला बना होता है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ एक मतलब हम कह सकते हैं एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिंगल सेल को मूवमेंट करने के लिए, पानी के अंदर गति करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो जितनी भी एक कोशिका अवस्था में जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया तो एक कोशिका अवस्था में होते ही है, तो इन्हें तो फ्लेजिला, सीलिया इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे हम कह दें इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन अरेंजमेंट कैसा है, फ्लेजिला का अरेंजमेंट है 9+2। यहाँ पे फ्लेजिला के अंदर जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं उसका अरेंजमेंट 0+1 है, यानी 1 ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट उसके अंदर है केवल 1 का है और उसके अंदर 9+2 का है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो ये सर्कुलर फॉर्म में कुछ दिख रहा है ये एक प्रकार का डीएनए है। बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसका कोई विशेष कार्य बैक्टीरिया में तो नहीं होता, लेकिन वो एक पाया जाता है। इनकी विशेषता है कि इनमें ऐसा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। उस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ये विशेषता है कि ये जीवाणुओं में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, एब्सेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रही है। ये स्ट्रक्चर अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा हुआ एक एनवेलप है हल्का सा, उसके अंदर एक क्रोमोसोम है, केवल सिंगल क्रोमोसोम, यानी एकल गुणसूत्र होता है। सीधी सी बात है, न्यूक्लियोइड का मतलब है हिंदी में उसको कहते हैं केंद्रकाभ, यानी केंद्रक के होने का केवल आभास होता है, वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेजर डिफरेंस यही है। प्रोकैरियोटिक जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में आद्य कोशिका, जो सबसे पहले विकसित हुई, लेकिन अगर सबसे पहले अगर डेवलपमेंट की स्टेज में अगर कुछ पहले डेवलप हो रहा है तो वो इतना वेल डेवलप थोड़ी होगा, वो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तब जाके उसमें डेवलपमेंट भी कंप्लीट होगा। तो ये आदि कोशिका है, जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, जब सेल बननी शुरू हुई, जब फर्स्ट एक सेल बनी थी तब वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल थी, लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल के डेवलप होने से ही यूकैरियोटिक सेल बनी है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसका मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब यही है कि इनमें केंद्रक नहीं होता, या फिर आप ये कह सकते हो केंद्रक का आभास होता है। केंद्रक जैसे ये एक आभासी संरचना होती है लेकिन वास्तविक केंद्रक नहीं होता। इसलिए इनका जो गुणसूत्र होता है वो भी होता एक ही गुणसूत्र होता है और वो भी इस प्रकार से बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल अब डेवलप है तो इनका जो फॉर्मेशन होगा, जो इनके अंदर स्ट्रक्चर होगा वो भी डेवलप होगा। इनके अंदर एक सर्कुलर लेयर बन जाती है जिसके अंदर क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम फिट रहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग संख्या के गुणसूत्र होते हैं। तो जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, केंद्रक में होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। केंद्रकाभ होता है, यानी केंद्रक के होने का आभास, एक आभासी केंद्रक होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। फिर अगर मैं बात कर दूं, नेक्स्ट है क्रोमोसोम। तो मैंने अभी बोला जीवाणुओं में या प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बोल दूं तो इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर ओनली N होता है, जबकि ये मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, अगुणित गुणसूत्र होता है।
कोई डिप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं होता। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रोसेस होते हैं वहां उस समय जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र आपस में पेयर बनाते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही गुणसूत्र है वो हैप्लॉइड फॉर्म में ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है मीजोसोम। मीजोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है, आद्य संरचना है, यानी कि मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही आद्य कोशिका है। बहुत पहले जब कोशिका का बनने का निर्माण शुरू हुआ था, तब कोशिका बननी शुरू हुई थी, तो कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया के लिए एक संरचना, जो यूकैरियोटिक सेल में तो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन एंजाइम होते हैं जो श्वसन करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। लेकिन ऐसा ही कार्य इनमें सेल है, तो ऊर्जा, सेल है तो एनर्जी चाहिए। सेल कैसे वर्क करेगी? सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि हम अगर नॉन लिविंग, अगर आप कोई भी पार्ट देखते हो तो उसको भी कुछ वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। गाड़ी है, चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी चीजें, अब वो जो ईंधन है वो गैसीय रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को भी गति करने के लिए, एनर्जी के लिए उनको कोई ना कोई ईंधन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ईंधन भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे शरीर की या फिर कोई भी जीव है, कोशिका है तो उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ऑर्गेनेल्स इसमें तो नहीं है। तो यहाँ पर इनकी प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणुओं की जो आंतरिक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली की जो आंतरिक लेयर होती है, अंदर वाली जो लेयर है, वो लेयर एक ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर श्वसन एंजाइम होते हैं जो श्वसन की क्रिया करवाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसको हम मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, एक डेवलप ऑर्गेनेल्स है, तो जरूरत नहीं है मीजोसोम की। फिर हम अगर साइज की बात कर लेते हैं तो साइज हमें पता है 0.5 से 5 माइक्रोन तक प्रोकैरियोटिक सेल की साइज रहती है, और यूकैरियोटिक सेल 5 से अप जितना भी माइक्रोन होगा वो यूकैरियोटिक सेल में 5 से अप जितने भी साइज हो, कितनी भी बड़ी, जैसे सबसे बड़ी कोशिका शतरमुख का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ी सेल है। यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ी यूकैरियोटिक सेल है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो अगर मैं बोल दूं तो हमको पता है माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट हमारा डीएनए की मैं बात करूं, डीएनए दोनों में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डीएनए होता भी बिखरा हुआ सा रहता है। अब गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए होता है, तो डीएनए जो होता है वो बिखरा रहता है, वहां पे समेटा हुआ रहता है। लेकिन डीएनए के अंदर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि डीएनए को जो बांधने वाला प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो यहाँ पर नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसीलिए मैंने लिखा है डीएनए तो होता है लेकिन डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, बहुत बड़ा डीएनए, लेकिन एक संगठित स्ट्रक्चर बनाए हुए रहता है, तो उसको बांधने के लिए हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है, आपको याद रखना है। जो मेजर डिफरेंस है वो एक ये और एक न्यूक्लियोइड, ऐसे कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट है, जिनको मैंने स्ट्रक्चर के साथ आपको डिफरेंस इनके बताए हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर छोटी सी एक केंद्रिका है, वो केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक, फिर मैं बात करूं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स रिक्तिका, प्रोकैरियोटिक सेल में रिक्तिका नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में रिक्तिका होती है। लेकिन आप पढ़ने में आएगा जीवाणुओं के अंदर खाद्य रिक्तिका होती है, इस प्रकार की एक हम बात कर सकते हैं, अमीबा में होती है खाद्य रिक्तिका। लेकिन हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिक्तिका तो नहीं होती है, वैक्यूल तो नहीं होती है, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस, मतलब ये जो जीव जल में रहते हैं तो इनमें वो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे परासरण वगैरह, ये सब क्रियाएं इनमें हो पाती है। डबल लेयर जो सेल ऑर्गेनेल्स है,
डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट हो गया। उसके बाद हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, बहुत सारे न्यूक्लियस भी एक लेयर से कवर रहता है। तो जितने भी ईआर हो गया, अंत प्रसव्य जालिका जिसको हम कहते हैं, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे भाई राइबोसोम तो प्रेजेंट है। राइबोसोम जो है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने बोल दिया झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं है, तो नहीं है। यहाँ पे राइबोसोम है क्योंकि राइबोसोम झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, राइबोसोम नग्न कोशिकांग है। नेक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसपे कोई लेयर नहीं होती है, कोई कवर नहीं होता है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर की मैं बात करूं, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ के स्पिंडल फाइबर को बनाती हैं, जो क्या करते हैं गुणसूत्रों को दो अलग अलग ध्रुवों पर खींच के समान भागों में विभाजित करती हैं। तो इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, गुणसूत्रों को विभाजित करने का काम करते हैं। तो ये विभाजन के लिए जो स्पिंडल फाइबर है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी डेवलप चीजें होंगी तो वो डेवलप सेल में होगी। यूकैरियोटिक सेल एक डेवलप सेल है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल हम कह सकते हैं प्रॉपर डेवलप सेल नहीं है। सेल वॉल की बात कर दी हमने, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी पेप्टिडोग्लाइकोन की सेल वॉल बनी होती है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्लांट सेल में सेलुलोज और एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। ये कुछ मेजर डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। अब आगे यूकैरियोटिक सेल को हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट सेल और एनिमल सेल के थ्रू उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।